कहाँ से मैंने बताया था, मैं फिर से आई वांट टू जस्ट टेल यू दैट थिंग बिकॉज दैट नोट का मतलब कि उसको जो फाउंड कर उसके जो फाउंडर थे। या ठीक है, ठीक। ओके ओके ओके, जस्ट जस्ट आई एम हियर अगेन। इट मीन्स दैट कि में नोट में मैंने आपको ये बताया था, और मैंने क्या बताया था नोट में कि इसको, ये जो स्कूल ऑफ पोइट्री है, इट वाज फाउंडेड बाय एडवर्ड यंग एंड रॉबर्ट ब्लेयर। इट वाज फाउंडेड बाय, FOUNDED, फाउंडेड बाय एडवर्ड यंग। इट वाज फाउंडेड बाय एडवर्ड यंग एंड रॉबर्ट ब्लेयर, ROBERT, रॉबर्ट ब्लेयर। मैंने यही बताया कि इसको जो इसके फाउंडर मेंबर थे वो एडवर्ड यंग और रॉबर्ट ब्लेयर थे। इसके अलावा मैंने बताया कि कुछ और इम्पोर्टेंट पोएट्स भी रहे हैं। तो आपको जो और ध्यान में रखना है वो मैंने शायद हेडिंग ये डाला था कि अदर पोएट्स ऑफ दिस स्कूल। जो अदर पोएट्स थे उनमें से एक का नाम है रॉबर्ट, सॉरी, टॉमस ग्रे। टॉमस ग्रे, और दूसरे रहे हैं टॉमस पार्नेल। टॉमस पार्नेल। जो टॉमस पार्नेल थे, इन्होंने एक पोयम लिखा है, अ नाइट पीस ऑन डेथ। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज कि टॉमस पार्नेल रोट अ नाइट पीस ऑन डेथ, NIGHT, अ नाइट पीस, PIEC, पीस ऑन डेथ। सो यू विल कम टू नो कि एक स्कूल मैंने कवर कराया। अब मैं जो दूसरा स्कूल कवर करने जा रहा हूं दैट इज द लेक स्कूल ऑफ पोइट्री। नाउ गोइंग टू टेक द सेकेंड स्कूल, that is the Lake School of Poetry. Lake School of Poetry। ये जो लेक स्कूल ऑफ पोइट्री रहा है, ये किससे एसोसिएटेड था? यू विल कम टू नो कि उस समय के जो कुछ पोएट्स थे, खास करके तीन पोएट, वो लेक डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। उन तीनों लोगों को लेकर के जो है क्या कहा गया था, लेक स्कूल ऑफ पोइट्री। तो जो लेक स्कूल ऑफ पोइट्री, लेक इट्स द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहां पे उनका वो पैदा हुए थे। उनमें से जो पोएट्स थे वो कौन कौन से थे? एक तो आपके रॉबर्ट सदे, ROBERT, रॉबर्ट सदे, SOUTHEY। दूसरे जो आपके रहे हैं, रहा है, दैट इज द सेकेंड ऑथर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड द थर्ड ऑथर इज ST कॉलरिज, COLERIDGE। तो इन सबको जो है क्या कहा गया, लेक पोएट्स या उस ग्रुप में रखा गया। तो जो लेक पोएट्स हैं वो किसको रिफर करता है? यू विल कम टू नो कि इन तीन पोएट्स को, बिकॉज दे वर बॉर्न इन लेक डिस्ट्रिक्ट। बॉर्न का मतलब कि वर्ड्सवर्थ तो पैदा हुए थे, लेकिन जो और दोनों थे वो वहां पे रह रहे थे, और एक फ्रेंडशिप इन तीन लोगों में देखी जा सकती है। और जो ये लेक स्कूल है, ये सबसे पहली बार जो है इसका जो यूज किया गया, एक जर्नल था एडिनबर्ग रिव्यू में। तो जस्ट हियर आई वांट टू टेल यू, नोट करके लिखिएगा, द फ्रेज लेक स्कूल, लेक स्कूल ऑफ पोइट्री was used for the first time
इन अ जर्नल, जर्नल का जो नाम है एडिनबर्ग रिव्यू, ADIN, एडिनबर्ग, BURGH, एडिनबर्ग रिव्यू, REVIEW। दिस इज द नेम ऑफ द जर्नल इन 1817। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप लेक स्कूल ऑफ पोएट्स की बात करते हैं, तो अभी आपको जब रोमांटिक एज आप पढ़ेंगे तो वर्ड्सवर्थ को भी डिटेल में पढ़ेंगे, एसटी कॉलेज को भी पढ़ेंगे। यहाँ पे उनके बारे में मेंशन करने की जरूरत नहीं, बट आपको इतना पता होना चाहिए कौन कौन लोग आते हैं। आपको ये भी पता है कि 1847 में जब रॉबर्ट सदे की डेथ हुई थी, तो उसके बाद जो है लाउरियरशिप किसके हाथ में मिला था? विलियम वर्ड्सवर्थ के हाथ में मिला था। और वो 1850 तक लाउडियरशिप को उन्होंने, जब तक वो मर नहीं गए तब तक जो है उनके हाथ में लाउडियरशिप थी। उसके उनके मरने के बाद जो है ट्रेडिशन आते हैं। एक तो एक चीज जो रॉबर्ट सदे, और रॉबर्ट सदे एक ऐसे थे जिनका बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग यंग जनरेशन से नहीं था। यंग जनरेशन में किड्स से, और खास करके जो है आपका ये जो ग्रुप है किड्स के अलावा पीबी शेली से। तो ये जो जनरेशन गैप था उसको लेकर के आप अभी आगे जब मैं कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री या सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री आपको बताऊंगा, तो वहां पे ये चीज समझ में आएगा कि कितना ज्यादा गैप था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था, और जनरेशन गैप की भी था। और हमें ये भी पता है कि इन जो तीनों को जो लेक पोएट से लिखा गया, इन्हीं लेक पोएट्स को हम क्या कहते हैं? पोएट्स ऑफ ओल्डर जनरेशन इन रोमांटिक एज। उसमें दूसरा चीज जहां तक बात आती है वर्ड्सवर्थ को, तो वर्ड्सवर्थ आप जानते ही हैं कि हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर रहे हैं, पोएट ऑफ नेचर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि आई एम अ ट्रू वर्शिपर ऑफ नेचर। उनकी पोइट्री में ऑलरेडी जो है नेचर एज अ गाइड, गार्जियन, केयर टेकर, नर्स, पैंथिज्म, मिस्टिसिज्म, यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, सॉनेट, ओड, एंड यू विल कम टू नो कि लिरिक खास करके, और एपिक द प्रील्यूड, मतलब मेनी मेनी थिंग्स यू विल गेट। सो व्हाट आई वांट टू से कि ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे यू नीड टू मीन्स कि हियर हियर यू नीड डिटेल्ड स्टडी। यू विल कम टू नो कि देयर इज नो नीड ऑफ मीन्स ऑफ डिटेल्ड स्टडी, बट थोड़ा थोड़ा करके यू विल कवर इट की चीजें। यहाँ पे मैं ऐसी बात कर दे रहा हूँ। एसटी कॉलेज ने सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को जन्म दिया, चाहे आप उनका कुबला खान देखिएगा, और इसके अलावा जो है एक उनका इंपॉर्टेंट पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर आप ले लेंगे। लिरिकल बैलाड में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो वो ओपीएम ईटर थे। इसके अलावा उनके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि वो जो है क्रिटिसिज्म में भी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। क्रिटिसिज्म में उन्होंने किताब बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखी, एंड दैट बायोग्राफिया लिटरेरिया इट केम इन 1817। उस किताब में पहली बार उन्होंने ही टोल्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी। उन्होंने पहली बार इमेजिनेशन और फैंसी का अंतर बताया, और बताया कि इमेजिनेशन क्या है, फैंसी क्या है। इमेजिनेशन के लिए उन्होंने जो वर्ड यूज किया कि जो इमेजिनेशन है इट डिजॉल्व्स, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स, इस तरह के वर्ड। फैंसी के लिए उन्होंने कहा कि यह फिक्सिटीज और डेफिनिटीज है। चैप्टर नंबर 14 में ऑल दीज थिंग्स। सो व्हाट आई वांट टू से कि जो तीनों पोएट्स हैं, उन तीनों पोएट्स के बारे में मैंने एक या दो लाइन में बताया, बट अभी आप जब रोमांटिक एज को और पढ़ेंगे तब आप उसको डिटेल में पाएंगे। तो यह एक दूसरा ग्रुप ऑफ स्कूल था जो आज की क्लास में मैंने कवर किया। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द थर्ड स्कूल, दैट इज द कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। कॉकनी, COCKNEY, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, ये जो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री रहा है, इट्स आल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू विल कम टू नो कि जो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री रहा है वो एक पूरा जानकीट्स को और उस तरह के लोगों को जो है रिफर करता है। तो आप देखेंगे कि यह जो है कॉकनी जो पोएट्स थे 19th सेंचुरी में आए थे, और इसमें ज्यादातर जो मेन प्रैक्टिशनर थे वो ले हंट थे, और इसमें कीट्स और हैजलिट को भी इंक्लूड किया गया है। तो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में जो लोग आते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि उसमें एक बड़ा नाम है ले हंट, जो कि क्रिटिक भी रहे, LEIGH, जर्नल्स वगैरह निकालते थे, ले हंट। और एक दूसरा जो जिनको इसमें इंक्लूड किया गया, जॉन कीट्स। और एक जो तीसरा नाम आया हुआ है
उस तीसरे नाम में आप देखेंगे हैजलिट। हैजलिट। सो ये तीन नाम आपको देखने को मिलेगा। और और जो है ये जो टर्म कॉकनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉकनी क्यों यूज किया गया, कॉकनी से क्या मतलब है। तो कॉकनी जो टर्म है यह एक तरह का, ये जो इनका बैकग्राउंड था समाज के जिस सेक्शन को ये रिप्रेजेंट करते हैं, यह उनके ऊपर एक अटैक था। एक तरह से आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये बहुत ही ज्यादा इंफीरियर क्लास अगर कहा जाए, जैसे अपने यहाँ कास्ट सिस्टम था, ऐसे ही कॉकनी भी वहाँ की एक कास्ट को अगर मैं रिफर करूँ, या एक आप कह सकते हैं कि चाहे वो लोकल लेवल पे कोई समुदाय रही हो या बहुत पिछड़ी हुई उसमें से ये लोग थे, तो उनके बैकग्राउंड को रिफर करने के लिए जो है ये कहीं ना कहीं टर्म यूज किया गया, जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। और वहां से तो एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, नोट करके लिखना है, नोट करके आपको ये लिखना है कि द टर्म कॉकनी, द टर्म कॉकनी was an attack was an attack on the class background, on the class background। यह एक तरह का अटैक था, कहां पे अटैक था, क्लास बैकग्राउंड ऑफ द ऑथर्स एंड देयर एस्पिरेशंस, ऑफ द ऑथर्स एंड देयर एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस, of the authors and their aspirations to the highest level of literature, HIGHEST, to the highest level of literature। सो यू विल कम टू नो, यह एक बड़ा अटैक था। और इस तरह की चीजें आपको खास करके दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जीआईसी लेक्चरशिप के लिए, उनके लिए ये सारी चीजें जानना जरूरी है। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कोई बातें आती हैं तो उनको यही सारी बातें करना, अलग से उनके लिए कोई और चीज नहीं होगा, तो ये बात वहां पे ध्यान में रखना है। और जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसको जो है क्या किएगा, वन लाइनर के रूप में इसीलिए क्रिएट कर दिया जा रहा है कि कौन लोग थे, क्या बात हुई, कॉकनी का क्या मतलब है। तो कॉकनी जो शब्द है, जो इसका यूज किया गया ऐसे आथर्स की बैकग्राउंड को और उनकी एस्पिरेशन को, जो उनकी आकांक्षा थी उसको टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ लिटरेचर को, जो टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ लिटरेचर एक अटैक था। द टर्म वाज एन अटैक, या अटैक था ऑन द क्लास बैकग्राउंड ऑफ द आथर्स एंड देयर एस्पिरेशन। मतलब कि वे निम्न वर्ग से आते थे और कहते थे कि मैं बहुत अच्छी पोयम लिख रहा हूँ, या एक बहुत उच्च लेवल की लिटरेचर को के बारे में बात करते थे। तो या और लोगों को हजम नहीं होता था कि इस तरह से जो उस क्लास से आज आने वाले लोग हैं वो कैसे इतना बड़ा लिटरेचर लिख सकते हैं या ऐसा लिटरेचर को जन्म दे सकते हैं। तो इसमें जिनको शामिल किया गया मैंने बताया कि उसमें ले हंट है, जॉन कीट्स है, हैजलिट है। इस शब्द को जो सबसे पहली बार यूज किया गया था ब्लैक वुड मैगजीन में यूज किया गया था, इसमें यूज किया गया ब्लैक वुड मैगजीन में। तो फिर से आपको नोट करके लिखना है, द फ्रेज वाज यूज्ड, PHRASE, द फ्रेज वाज यूज्ड इन ब्लैक वुड, ब्लैक वुड मैगजीन, MAGAZINE, इन 1818, 1818 ईस्वी में उसका जो अंक आया था उस अंक में ब्लैकवुड्स मैगजीन में, ब्लैकवुड्स मैगजीन में उसका यूज किया गया। तो या जी मैडम, 1818, 1818।
एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसके अलावा जो है एक जो चीज है, जो एक स्टेटमेंट दिया गया था ब्लैकवुड मैगजीन में, वहां पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कॉकनी स्कूल के, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट हैज बीन रिटन। तो एक चीज आपको ये ध्यान में लिखना है कि इन नोट करके ये दूसरा पॉइंट, कि इन दैट मैगजीन, दैट का मतलब ब्लैकवुड, इन दैट मैगजीन इट वाज सेड अबाउट Cockney School of Poets, Cockney, Cockney School of Poets, that they are men of low birth. They are men of low birth. उनका जो जन्म हुआ है वो निम्न कुल में, निम्न परिवार में हुआ है। दे आर मेन ऑफ लो बर्थ, दे आर मेन ऑफ लो बर्थ पीपल है, वो जिस समुदाय से आते हैं, बड़े घराने से या बड़े लोगों में से नहीं है। एंड देयर पोइट्री is unreasonable, UNREASONABLE, और उनकी पोइट्री में कोई तर्क नहीं है। एंड देयर पोइट्री इज अनरीजनेबल, डिग्रेडिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेचर। यह एक बड़ा अटैक था, डिग्रेडिंग से, डिग्रेडिंग द स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेचर। और वे लिटरेचर के स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी, बिल्कुल मतलब एकदम खत्म कर दे रहे हैं, उसका उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो यह एक अटैक था जो आप देखेंगे कि कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री के बारे में, और किसमें आया है, ब्लैकवुड मैगजीन्स के बारे में लिखा गया है। तो क्या लिखा गया था, मैं दोबारा की, दे आर मेन ऑफ लो बर्थ पीपल, वे ऐसे लोग हैं जिनका जन्म जो है लो, मतलब बर्थ के लोग हैं, उनका बहुत अच्छे परिवार में जन्म नहीं हुआ है, बहुत सांस्कारिक लोग नहीं हैं। साथ ही साथ जो है उनकी जो पोइट्री रही है वो अनरीजनेबल रही है, डिग्रेडिंग द स्टैंडर्ड ऑफ देयर लिटरेचर, और वह लिटरेचर के स्टैंडर्ड को डिग्रेड कर रही है, काफी हद तक खत्म कर दे रही है, या लिटरेचर की स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो एक पॉइंट आपको ये चीज जो है देखने को मिलेगा। और आप ये देखेंगे कि एक पूरा ऐसे ग्रुप थे जो इन पर अटैक करते थे। एक क्वार्टरली रिव्यू नाम का जर्नल आया था, उस क्वार्टरली रिव्यू नाम के जर्नल में कीट्स पर बहुत ज्यादा अटैक किया गया था। और बाद में जो है उसको लेकर के पीबी शेली ने अपनी 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 जो है एलिजी, पीबी शेली की जो एलिजी एडोनाइस रही है, जो कीट्स के ऊपर ही रही है, पीबी शेली ने उस जर्नल का अपोज किया था। तो एक पूरा ऐसा लग रहा है जैसे लिंक कर रहा है ना, मैंने बताया था कि कीट्स का, शेली का, बायरन का एक ग्रुप चल रहा था, और खास करके जो है कीट्स के ऊपर अटैक इसलिए किया गया कि वो कॉकनी, वो उसी जो है पीपल ऑफ लो बर्थ के समुदाय से आते थे। तो ये वो जो चीज थी वो वहां पे उनके ऊपर अटैक किया गया। तो वो चीज मैं यहीं पर फिर से लिख देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट करके नोट में ही फिर से करके लिखिएगा कि कीट्स 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 का जो वर्क है जिसका क्या नाम था, दैट वाज इन इंडाइमियन, कीट्स इंडाइमियन, Endymion, Keats Endymion was criticized by Quarterly Review, was criticized by Quarterly, QUARTERLY, Quarterly Review, ये भी जर्नल का नाम है। तो यू विल कम टू नो कि जो कीट्स का क्वार्टरली रिव्यू है, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। कीट्स इंडायमियन वाज क्रिटिसाइज्ड बाय क्वार्टरली रिव्यू
एंड यू विल कम टू नो कि इसके अलावा जब इसको देखा कि उनके दोस्त पीवी शेली ने देखा कि जॉन कीट्स के वर्क की आलोचना इस जर्नल ने किया, तो पीवी शेली ने क्या किया, उस जर्नल की या उस मैगजीन की आलोचना किसमें करते हैं, अपनी एलिजी में। तो यू विल कम टू नो कि ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, पीबी शेली, पीबी शेली criticized that magazine, दैट मैगजीन का मतलब क्वार्टरली रिव्यू को, इन हिज एलिजी एडोनाइस, ADONAIS, ADONAI एडोनाइस। सो यू विल कम टू नो कि इस तरह की चीजें जो है हमें देखने को मिलता है, जहां पर हमें पाते हैं कि कैसे चीजों की आलोचना की गई, क्या चीजें रही हैं, और उनमें किन किन चीजों को हमें समझना है। तो दीज वर द स्कूल ऑफ पोएट्स, खास करके जो रोमांटिक एज के थे, जिसमें मैंने आपको बताया, उसको मैंने कवर कराया है। एक और आपका रह गया है जो सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री रहा है। तो जस्ट आई वांट टू नो कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, कैन एनीवन टेल मी, आर यू गेट हियर? ठीक है, ठीक, ओके। नाउ सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री, सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री, एंड दिस सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री को आप देखेंगे कि यह जो है, यह टर्म जो है रॉबर्ट सदे ने अप्लाई किया था। उन्होंने लिखा था इन द प्रीफेस ऑफ हिज बुक, रॉबर्ट सदे ने इस टर्म को अप्लाई किया है। और रॉबर्ट सदे ने यह जो टर्म यूज किया हुआ है वो तीन लोगों के लिए, किसके लिए यूज किया हुआ है, लॉर्ड बायरन के लिए, पीबी शेली के लिए, जॉन कीट्स के लिए। तो अभी मैंने बताया था कि ये चीजें हमें जानना जरूरी है कि जो जनरेशन गैप था और जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था वो आपको इसमें देखने को नजर आएगा। द फ्रेज वॉज यूज्ड बाय रॉबर्ट सदे फॉर, किसके लिए, सबसे पहले नंबर पे कीट्स या जॉन कीट्स, दूसरे नंबर पे लॉर्ड बायरन, BYRON, तीसरे नंबर पे पीबी शेली, SHELLEY। सो यू विल कम टू नो कि ये उन्होंने अप्लाई किया खासकर उनके वर्क को कैटेगराइज करने के लिए, कि उनके वर्क को, कि उनका वर्क जो है कहीं से किसी कैटेगरी का नहीं है। और उनमें जो है उन्होंने बताया कि उनके वर्क में एक सैटेनिक स्पिरिट है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री जो है, या जो फ्रेज है, या रॉबर्ट सदे के द्वारा यूज किया जाता है, और किसके लिए, यंग जनरेशन। सेकेंड वाज लॉर्ड बायरन, आई जस्ट रोट, मैंने बताया पहला जॉन कीट्स, दूसरा लॉर्ड बायरन, तीसरा पीबी शेली। और फिर उसके पहले मैंने बताया था कि रॉबर्ट सदे ने इसको यूज किया हुआ था, और क्या शो करने के लिए कि इन देयर वर्क्स देर इज व्हाट, देर इज द सैटेनिक स्पिरिट इन देयर वर्क्स। तो एक चीज आप ये यूज नोट कर लीजिएगा, क्या दिखाने के लिए, देर इज द, नोट करके कि नोट में जो आपको लिखना है कि देर इज सैटेनिक स्पिरिट, देर इज सैटेनिक स्पिरिट, SATANI, सैटेनिक स्पिरिट
in their works. उनके वर्क्स में क्या है, सैटेनिक स्पिरिट है, इस चीज को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं यूज किया गया हुआ था। तो यह एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा जो हमें समझना है। नाउ वी हैव टाइम, वी कैन टेक टू अदर स्कूल्स। तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, उन दोनों स्कूल्स को मैं यहाँ पे रिवीजन करना चाहता हूँ ताकि जो है उसे भी हम कवर कर सकें। कुछ स्कूल्स मैं आपको जो है जो विक्टोरियन एज से हैं या जो मॉडर्न एज से हैं, जब मैं उस एज को पढ़ाऊंगा तो दोबारा मैं आऊंगा। लेकिन मैं क्योंकि रोमांटिक एज से ये संबंधित थे, दिस इज वाई आई हैव टेकन दीज स्कूल्स। बट अदर टू स्कूल्स आई वांट टू टेक। एक उनमें से है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। यू विल कम टू नो कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है। और ये जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है, ये मैंने आपको बताया था, पहले भी मैंने लिखवाया था कि इट केम इन जैकोबियन एज। इट केम इन जैकोबियन एज। जैकोबियन एज का जो टाइम है 1603 से लेकर 1625, क्वीन एलिजाबेथ के बाद जो है, तो ये जैकोबियन एज में आया। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जैकोबियन एज के अलावा यह जो स्कूल ऑफ पोइट्री है, ये स्कूल ऑफ पोइट्री के जो फादर हैं, जॉर्डन वाज द फादर। जॉर्डन वाज द फादर ऑफ दिस स्कूल ऑफ पोइट्री। दिस स्कूल ऑफ पोइट्री। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जॉर्डन के अलावा जो आप देखेंगे कि जॉन ड्राइडन यूज्ड द फ्रेज, जॉन ड्राइडन यूज्ड द फ्रेज डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। डन अफेक्ट्स, AFFECTS, डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी आता है कि मेटाफिजिक्स शब्द को सबसे पहले किन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो इंट्रोड्यूस करने वालों में कौन रहे हैं? जॉन ड्राइडन रहे हैं। तो यू विल कम टू नो कि डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, इस शब्द को यूज करने वाले जो सबसे पहले आदमी है उनका नाम जॉन ड्राइडन रहा। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन क्वाइंड द टर्म, COINED, क्वाइंड द टर्म। टर्म को क्वाइन करने वाले आदमी का क्या नाम रहा? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रहा है, जिन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया हुआ है। इसके अलावा जो है जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे, मेटाफिजिकल पोएट्स जो है दे वर एडमायर्ड बाय मॉडर्न पोएट T.S. एलियट। मॉडर्न पोएट T.S. एलियट। नेक्स्ट पॉइंट की इट वाज अ reaction, it was a reaction against, it was a reaction against Elizabethan school of poetry, Elizabethan school of poetry। स्कूल ऑफ पोइट्री। जो अदर मेटाफिजिकल पोएट्स थे उसमें इब्राहिम काउले हैं, रिचर्ड क्रसा हैं, जॉर्ज हर्बर्ट हैं। तो यू विल कम टू नो नेक्स्ट पॉइंट जो 7th पॉइंट है, अदर
metaphysical poets, Metaphysica, other metaphysical poets are, जो वे हैं कौन कौन से हैं? अब्राहम काउले, COWLEY, अब्राहम काउले। नेक्स्ट है रिचर्ड क्रशा, मैं बहुत जल्दी तो नहीं चल रहा हूं। जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वाउगन, VAUGHAN, एंड्रयू मार्वेल, एंड थॉमस ट्राहर, HERNA। ये सब जो है क्या थे? मेटाफिजिकल पोएट्स थे। सो यू विल कम टू नो कि इन सब का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस रहा है, इन सब का अलग अपनी एक आइडियोलॉजी रही है, जो मेटाफिजिकल पोएट्स के, एलिजाबेथन पोएट्स के खिलाफ रही है। और अगर आपको याद, या थॉमस ट्राहर, TRAHERNE। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं पहले इसके सारे फीचर्स लिखवा दिया हूं, तो मैं यहाँ फीचर्स नहीं लिखवाऊंगा, मैं बैकग्राउंड से आपको आवाज दे करके बता दे रहा हूँ कि वे जो पोएट्स थे मेन ऑफ लर्निंग थे, या जिसमें डिस्प्ले ऑफ लर्निंग होता था। और क्या होता था? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी होता था, कंपेरिजन, नॉट कंपेरिजन बट अल्टीमेटली कि टू पुट टूगेदर टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट था, एक्सेसिव यूज ऑफ सिमिली, मेटाफर, हाइपरबली था, एडवोकेसी था, रीजन था, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन था। एलिजाबेथन पोएट्स के अगेंस्ट में जाकर के ज्यादातर उनका अपना स्टाइल था, आर्गुमेंट था, एब्रप्ट स्टार्टिंग थी, ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म था। दीज वर्ड्स यू विल गेट कि जब अभी मैंने क्वेश्चन दिया था वहां पर भी मैंने ये वर्ड यूज किया था, आपको मैंने पढ़ाया था, और बैकग्राउंड से मैंने अपनी आवाज देकर के आपको बताया कि इस तरह की जो है पोइट्री थी, और इसमें इस तरह के पोएट्स रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू, दैट इज द प्यूरिटन स्कूल ऑफ पोइट्री। प्यूरिटन स्कूल ऑफ पोइट्री। Puritan school of poetry, and in Puritan school of poetry you will come to know कि यह जो था, एक तो जो टर्म है प्यूरिटन, आपको पहले ही पता है कि रिलीजियस मूवमेंट था। इसके जो प्रीचर थे जीन काल्विन थे, जो एक प्रोटेस्टेंट थे फ्रांस के। और इसमें ज्यादातर जो है क्या किया गया, जो चर्च वगैरह की जो प्रॉब्लम थी उसको सुधार करने के लिए इस तरह की चीजें आई हुई हैं। तो प्यूरिटन स्कूल ऑफ पोइट्री का सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान में रखना है कि रिलीजन was its basic theme। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि रिलीजियस मूवमेंट या रिलीजन के अलावा जो है, जो उन्होंने और एक पॉइंट जो लिया हुआ था कि रिलीजन वाज इट्स बेसिक थीम। रिलीजन तो एक बेसिक थीम था, लेकिन रिलीजन के अलावा उसमें एक मात्र और एक मकसद ये था कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, कि कैसे जो है चर्च के करप्शन ऑफ चर्च, करप्शन ऑफ चर्च। जी, yeah, already there is a heading Puritan school of poetry. It means that we are talking about John Milton, or and his followers.
तो उसमें जो सब्जेक्ट मैटर था रिलीजन। जब भी प्यूरिटन का हम बात करेंगे तो प्यूरिटन का मतलब ये हो गया कि आपके माइंड में हमेशा जो है पोइट्री में कौन आना चाहिए, जॉन मिल्टन आना चाहिए, और प्रोज में कौन आना चाहिए, जॉन बनियान आना चाहिए। ये बड़े नाम है, बाकी छोटे मोटे तो आपको चीजें आपको मिलती ही रहेंगी। तो करप्शन ऑफ चर्च को लेकर के जो है दिखाया गया कि कैसे वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी या उस तरह की चीजें। और ये जो मूवमेंट था इसको जो स्टार्ट करने वाले थे या इसको एक तरह से ग्राउंड पर लाने वाले थे, वो कौन से थे? जीन काल्विन, JEAN, जीन काल्विन, अ monk of France, a monk of France started Puritan movement later on in literature. Later on in literature, it was followed by it was followed by John Milton, John Milton and John Bunyan। जॉन बनियान प्रोस के बड़े राइटर रहे जिन्होंने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा। और जॉन मिल्टन, आपको ये पता है कि जॉन मिल्टन कौन रहा? जॉन मिल्टन ने जो लिखा था पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज रिगेन, उन्होंने उसको लिखा हुआ है। तो सो यू विल कम टू नो कि ये सारी चीजें रही है। तो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर या दीज थिंग्स यू हैव ऑलवेज टू गेट की कैसे चीजें रही हैं। और बड़ा पॉलिटिकल हम ड्रम हुआ था जो मैंने ओलिवर क्रॉमवेल के बारे में बताया था, रिचर्ड क्रॉमवेल के बारे में बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि कैसे जो है चार्ल्स फर्स्ट को एजाजिनेट इसी मूवमेंट की वजह से तमाम तरह की चीजें जो है यू विल कम टू नो जिसमें इस तरह की बातें रही है। अच्छा, इस पोइट्री की जो खासियत रही है कि उसमें क्या क्या चीजें रखी गई हैं, खास करके इस पोइट्री में जो जो चीजें रही हैं उसका क्या था कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, HONESTY, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, कामा, ट्रूथ, वर्चू, वर्चू, गुडनेस, मोरालिटी, मोरालिटी एंड प्यूरिटी ऑफ सोल एंड हार्ट, प्यूरिटी ऑफ सोल एंड हार्ट। और एक ये देखने की कोशिश की गई कि इंसान को धरती पे क्यों भेजा गया, उसके आने का मकसद क्या है, क्या जिस मकसद से उसको भेजा गया, वेदर ह्यूमन बीइंग्स आर डूइंग देयर जॉब और नॉट, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि दे हैव इंगेज्ड देमसेल्फ, दे हैव इन्वॉल्व देमसेल्फ इन एन अदर वर्क। एंड तब जा करके ये दूसरा चीज इसकी बात की गई कि हु इज अ ट्रू वर्शिपर ऑफ गॉड एंड व्हाट गॉड एक्सपेक्ट टू अ मैन और वुमेन, गॉड को क्या एक्सपेक्टेशन है आदमी और औरत से या ह्यूमन बीइंग से। इस तरह के तमाम क्वेश्चन जो है, तमाम सब्जेक्ट मैटर ऐसे लेकर के रखे गए, बात किए गए। सो मुझे समझ में आ रहा है कि आपने इसको कवर कर लिया। अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं 2 मिनट में एक और स्कूल ऑफ पोइट्री है मैं उसको कवर कर लूं, क्योंकि आई थिंक दैट यू आर आल्सो गेटिंग लेट, बहुत सारे लोगों को, सोनाली मैडम और लोगों को स्कूल जाना होगा। If you have time, so it will take only 2 minutes. Okay, okay. तो एक लास्ट में जो कवर करूंगा दैट इज द कैवालियर, उसको मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक जगह करा दे रहा हूँ। द कैवालियर, CAVALIER, CAVALIER, कैवालियर स्कूल ऑफ पोइट्री। द कैवालियर स्कूल ऑफ पोइट्री, ये जो कैवालियर स्कूल ऑफ पोइट्री रहा है, यह ग्रुप ऑफ पोएट्स था थे जो किंग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे। पहला पॉइंट कि अ ग्रुप ऑफ पोएट्स
Who were the supporter of King Charles First? Who were the supporter? SUPPORTER. Who were the supporters of King चार्ल्स किंग चार्ल्स फर्स्ट? और किंग चार्ल्स फर्स्ट का मतलब हमेशा ध्यान में रखना है 1625 से 1649। 1625 में वो जेम्स फर्स्ट की जाने के बाद जो है वो गद्दी पर आते हैं। 1649 में उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये जो अगर मैं बात करूं कि लगभग 25 साल का जो समय या 24 साल का उनको समय मिला था, वह एक पीरियड रहा है जो यहाँ पे, उसमें भी बहुत सारा सिविल वार और तमाम प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो पोएट्स थे, ये किसके सपोर्टर थे? किंग चार्ल्स के सपोर्टर थे और प्यूरिटन के अपोज्ड में थे। दे वर द दे अपोज्ड प्यूरिटन पोइट्री। नंबर 2 पॉइंट आपको जो लिखना है कि इस तरह के जो पोएट्स थे, दे अपोज्ड प्यूरिटन पोइट्री। उन्होंने प्यूरिटन पोइट्री का अपोज किया हुआ था। इनकी जो पोइट्री रही है उसमें कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं था, बल्कि क्या था? फ्लैटरिंग ऑफ किंग था। FLATTERING, फ्लैटरिंग ऑफ किंग। उनकी पोइट्री में ज्यादातर आप पाएंगे कि क्या देखने को मिलेगा? फ्लैटरिंग ऑफ किंग, राजा की चापलूसी, राजा की बातों को लेकर के आगे पीछे। फ्लैटरिंग ऑफ किंग था, चर्च, कोर्ट एंड वेल, इन सब चीजों को लेकर के बात की। फ्लैटरिंग ऑफ किंग, चर्च, कोर्ट एंड वेल्थ, WEALTH। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी कि फ्लैटरिंग बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा रही है। और कभी कभार तो बहुत ज्यादा पैशनेट चीजें भी देखने को मिलती है वहां पे की चीजें रही हैं। इन्होंने एक नई चीज को जन्म दिया था, वो क्या था? इंटेलेक्चुअल इमेजरी को जन्म दिया था। एक इनकी एक खासियत रही है, ये यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटेलेक्चुअल इमेजरी। इंटेलेक्चुअल इमेजरी में कोई अलग से बहुत ऐसा चीज नहीं होता, लेकिन उसमें ये होता है कि जो हैबिट ऑफ माइंड, आपका माइंड किस दिशा में चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, उस पार्टिकुलर चीज को उन्होंने आइडियाज में ना व्यक्त करके थ्रू पिक्चर व्यक्त किया, कि उन्होंने एक पिक्चर बनाया या उस तरह की चीजों को उन्होंने रखा। तो इंटेलेक्चुअल इमेजरी यू विल कम टू नो, या एक अलग पॉइंट रहा है जो हमें देखने को मिलता है, जो उनकी पोइट्री में रही है। सो दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। इसके जो इम्पोर्टेंट पोएट्स रहे हैं उनका मैं नाम लिखना चाहूंगा कि नंबर 4th पॉइंट कि इम्पोर्टेंट पोएट्स वर, इम्पोर्टेंट पोएट्स वर, जो भी इम्पोर्टेंट पोएट्स रहे हैं उनमें से एक का नाम है रॉबर्ट हेरिक। रॉबर्ट हेरिक, HERRICK। दूसरा एक इम्पोर्टेंट नाम है टॉमस केरियो। टॉमस केरियो, CAREW। तीसरा है सर जॉन सकलिंग। सर जॉन सकलिंग, SUCKLING। चौथे हैं रिचर्ड लवलेस। रिचर्ड लवलेस। नोट करके आपको ये ध्यान में रखना है कि इन सारे पोएट्स को एक और भी नाम दिया गया था, राउंड हेड पोएट्स। दे वर आल्सो नोन, दे वर नोन एज राउंड हेड पोएट्स। राउंड हेड पोएट्स, क्योंकि वो जो है क्या करते थे, राउंड हेड पोएट्स, इसलिए कि वे ऐसी कुछ टोपी जो है पहनते थे अपने जो है सर पे, या इस तरह का लगाते थे, जिसकी वजह से उनको राउंड हेड पोएट्स भी कहा जाता था। ऐसी कैप का वो इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह की चीजें आपको जो है आप देखेंगे।
चीजें रही। सो आई हैव टेकन these points. Hope you all have enjoyed the session. इट वॉज हाईली इंफॉर्मेटिव, क्योंकि हर लाइन में कुछ ना कुछ पॉइंट्स या इंफॉर्मेशन आपको मिला हुआ है। तो आई होप कि दैट यू हैव गॉट ऑल दीज पॉइंट्स, एंड एज आई गेट वीडियो, आई विल अपलोड इट, तो जो भी कुछ डाउट होगा, छूटा होगा, वो कवर हो जाएगा। एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर संडे कि वी विल बी विद व्हाट, वी विल बी विद दैट इज रेट्रिक एंड प्रोसोडी से रिलेटेड टेस्ट होगा, और इंशाल्लाह 11 बजे होगा। संडे को आप बिल्कुल इंजॉय करिएगा। आई विल नॉट टेक एनी क्लास, क्योंकि कुछ सजेशंस आए थे, कुछ चीजें हुई थी कि आप लोगों पे वर्कलोड बहुत पड़ रहा है। इसको मैं भी समझ सकता हूँ कि सुबह और शाम मैं भी आपको इंगेज किया हूँ, और केडी सर ने भी आपको इंगेज किया है। तो बट दिस इज लाइफ, यही लाइफ है। जितना भी अपने आप को हम लोग इंगेज या इन्वॉल्व कर किए रहेंगे, उतना बेनिफिट होगा, लेकिन फिर भी वी नीड रिलैक्सेशन। तो संडे को आपको होगा, और टेस्ट का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं डालना, बल्कि टेस्ट को बड़ा करके उसको जो है 1 से 1.5 घंटे का करके, ज्यादा क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड करके, वो चीजें उतने में ही एक ही दिन में हो सकती हैं। तो यू विल गेट टाइम। रेटरिक और प्रोसोडी आप पढ़िएगा, जिसमें फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, मीटर, इमेज, सिंबल, रिदम, and so many other things you have to prepare yourself. So I think now it's the time to end the session. Thanks. Uh, yeah, yeah. Let me close recording. I don't have time to take any query, but if you have, yeah, I can. Yeah, yeah. Now you can ask. इसलिए बताया जाता है कि आफ्टर टेकिंग ओपियम यू विल कम टू नो ही रीच्ड एट अनकॉन्शियस लेवल, then he created another type of poetry, because when you study literature means you have to study literature from various perspective or different perspective. One is biographical study, second is autobiographical study, third is comparative method of criticism, the fourth is literary theories which you apply to understand any work or any literature. जब आपको ये लगता है कि ये तो पोएट वर्ड्सवर्थ के साथ ही थे, लेकिन इस तरह की बातें करते हैं, वर्ड्सवर्थ तो ऐसी बातें नहीं कर पाए, क्या रीजन था, देन यू रीड द हिस्ट्री ऑफ दिस मैन, देन यू विल कम टू नो कि वह एक तरह से ओपियम लेते थे। तो वो केवल ऐसा नहीं था, वह उनकी जिंदगी थी, उन्होंने अपना जी लिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि यह बात कही जो जाती है कि उनके ओपियम लेने की वजह से उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, नो, बल्कि ये बताया जाता है कि ऐसा लेने की वजह से उनकी पोयम में इस तरह का क्रिएशन आप देखते हैं। बिकॉज अनकॉन्शियस लेवल में जाने के बाद वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब कॉलेज से बुरे बुरे आदमी आज के जमाने में पड़े होंगे, अगर वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ओपीएम लेने के बाद वो नाली में पड़े हुए हैं, वो उठ ही नहीं पा रहे, उनको उठाना पड़ता है, लेकिन कॉलेज ने तो इतना काम कर दिया कि लेने के बाद कुछ लिख डाले। तो बहुत सारे लोग तो जो है कुछ भी नहीं कर पाए, लेने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, चाहे 1 पाव ले रहे हो, चाहे 100 ग्राम ले रहे हो, चाहे बसंती ले रहे हो, चाहे जो है विदेशी ले रहे हो। तो उसका मतलब नहीं है, बट कॉलेज ने कुछ किया तो वहां पे उनका क्रिटिसाइज नहीं है, वो एक ये है कि ऐसा लेने के बाद ही क्रिएटेड समथिंग। या या देखिए, वन थिंग इज कि व्हेन यू से कि हु क्वाइन, तो क्वाइन हमेशा ध्यान में रखना कि क्वाइन का मतलब क्रिटिक से डायरेक्ट निकलता है, और फादर का मतलब उस चीज को जन्म देने वाला। जैसे मैं शमीम हूं, अगर मैं शमीम किसी तरह की पोइट्री लिखा तो मैं लिख करके चला गया, लेकिन बाद के जो आने वाले क्रिटिक हैं वे ये कहते हैं कि जॉन डन की पोइट्री में ये एक खासियत रही है, हम इसको ये नाम देंगे, तब यह जो है अलग चीजों से जानी जाएगी। तो वो जो पहचान होती है, एक जो अलग नाम देने का काम होता है, वो क्रिटिक का होता है। जैसे अगर अभी आपने पढ़ा कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, अब कॉकनी क्या है, वहां की एक जाति हो सकती है, उस जाति में जॉन कीट्स पैदा हो गए, तो अब कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, कॉकनी एक जाति भी है, लेकिन वो पोइट्री के साथ लग गया, तो उसको नाम देने वाले कीट्स नहीं रहे हैं, वह कोई दूसरा रहा।
तो जो फादर होगा वह उस तरह से लिखता है, जैसे जेफरे चौसर को आपने कहा कि जेफरे चौसर इज नोन एज फादर, फादर मीन्स फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो क्योंकि चौसर ने सबसे पहले लिखने का काम किया, बाद में उनको ये टर्म देने वाले काम जो है क्या किए, जो बाद में क्रिटिक मैथ्यू अर्नॉल्ड वगैरह आए थे, उन्होंने इस शब्द को यूज किया। तो हमेशा क्रिटिक क्वाइन करता है, क्रिटिक नाम देता है, और वह क्रेडिट देता है कि इनको इसका फादर कहा जाए। तो जिसने टाइटल दिया वो फादर नहीं हो सकता है, टाइटल जिसको दिया जा रहा है वो फादर होगा। टाइटल किसको दिया जा रहा है? जॉन डन को दिया जा रहा है। जहां तक टर्म है कि इस टर्म को इंट्रोड्यूस सबसे पहले किसने कराया, मेटाफिजिक, इसको जॉन ड्राइडन ने कराया। क्वाइन का मतलब ये होता है कि उस पर एक अथेंटिक मोहर लग गई कि या यही है, अब इसमें कोई डाउट नहीं, इसको इसी नाम से जाना जाएगा। जैसे अभी आप आने वाले समय पढ़ेंगे एंग्री यंग मैन पढ़ेंगे, ब्लूम्सबरी ग्रुप पढ़ेंगे, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट पढ़ेंगे, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट पढ़ेंगे, प्री रफेलिट पोइट्री पढ़ेंगे, और पोइटिक जस्टिस वर्ड है, तो कोई ना कोई उसको देने वाला होता है, उसको कहने वाला होता है, और वह जिसको बारे में कहा जाता है वह उसका एक तरह से अगर कहा जाए कि उसमें वो चीज देखने को मिलती है। ठीक है। जी कृष्णा जी। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं अपलोड कर दूंगा, और आप जिंदा रहे तो आप देख पाएंगे जरूर, जो है दोनों लोगों दोनों काम करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, पुराना वाला ही, मैं पुराने वाला ही कह रहा हूँ। नहीं, इसलिए ऐसा कहते हैं जिंदगी भरोसा नहीं किसी। हम्म। नहीं, मैंने किसी को मेरे हाथों में मरने मारने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यह एक सत्य विचार है। और हाँ, वी विल मीट इंशाल्लाह, जो है शाम को, जो है, और शाम को हम लोग और बात करेंगे रोमांटिक एज पर, और जो वीर जो होंगे वो हम जरूर जो उस पर बात करेंगे। ठीक। ओके।